हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो भारतीय भूगोल में या जो नदियाँ जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ भारत की नदियाँ, उसमें हिमालयी नदियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उस हिमालयी नदियों में हमने गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से भली भांति इस पर अध्ययन हम लोग कर लिए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, जो हिमालय से निकलने वाली हिमालय की सबसे पश्चिमी नदियां हैं और उसी सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ बने रहें। और हाँ, जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए होंगे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके तक तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरुआत करते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले मैं इस मानचित्र पर जो बनाया हूँ उसके बारे में मैं कुछ चर्चा कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पर मैं भारत की वैसे राज्य को इसमें मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ जिससे संबंधित ये सिंधु नदी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, यानी कि सिंधु नदी जिस जिस राज्य से होकर के गुजरती है, यानी सिंधु नदी तंत्र का बहाव क्षेत्र जहाँ से भारत में है, मैं उसको दिखाने का प्रयास किया हूँ। तो यह देखिए ऊपर में मैं जैसे जैसे हाथ घुमाऊंगा आप देखते जाएंगे। सबसे पहले ये देखिए कि लाल कलर से जो मैं दिखाया हूँ मोटा कलर में, यह जो है सिंधु नदी है। सिंधु जो मुख्य नदी है, यह देखिए यह सिंधु नदी है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये सिंधु नदी है। उसके बाद जो काले कलर से जो बनाए गए हैं वह भारत के मानचित्र को दिखाया है। जैसे यह देखिए ऊपर वाला राज्य जम्मू कश्मीर है, जो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश जो एचपी लिखा हुआ है, यह हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है और इधर तो उत्तराखंड है। ठीक है, और यह जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे, यह पंजाब वाला एरिया है। इस मानचित्र को अच्छा तरीका से समझिए। यह जो लाल कलर से जो बना हुआ है यह सिंधु नदी तंत्र, यानी कि सिंधु जो मुख्य नदी है ये वाला नदी है। उसके बाद यह जो काले कलर से बना है वो भारत के राज्य को सीमांकित किया गया है, यानी भारत के राज्य को यह सीमांकित किया गया है। फिर इसमें ब्लू कलर से जो आप देख रहे होंगे ये सिंधु की सहायक नदियाँ, आप यहाँ से देख रहे होंगे ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। जैसे झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ये पर्वत श्रेणी है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में आप ये लिखिए कि सिंधु नदी तंत्र विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है जिसका विस्तार 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल सिंधु नदी तंत्र का जो अपवाह द्रोणी है, आप अपवाह द्रोणी समझते हैं। देखिए यह एक मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदियाँ, इसकी ये सहायक नदियाँ, ठीक है, और इसकी भी सहायक नदियाँ हो गए, इसकी भी बहुत सारे सहायक नदियाँ होंगे। तो ये सब मिला करके एक जो क्षेत्र जो बनता है इसी को अपवाह द्रोणी बोलते हैं। ठीक है ना, यह नदी द्रोणी बोलते हैं। तो यही नदी द्रोणी जो है सिंधु नदी तंत्र का जो जाल बन रहा है इसका विस्तार बता रहा है कि इसका विस्तार कितना है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में। लेकिन भारत में इसका विस्तार, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिंधु नदी सिर्फ भारत में ही बह रही है। सिंधु नदी का विस्तार यह आगे चर्चा करेंगे कितने देशों में इसका विस्तार है, यानी इसका बहाव क्षेत्र है। लेकिन इसका जो नदी द्रोणी जो बनता है वह 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन भारत में यह नदी द्रोणी, यानी कि भारत में अपवाह तंत्र का सिंधु नदी तंत्र का नदी द्रोणी कितना है तो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। समझ गया, यानी कि सिंधु नदी तंत्र का कुल अपवाह क्षेत्र जो है, कुल अपवाह क्षेत्र यानी कि 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, और भारत में यह 3,21,289 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की कुल लंबाई आइए 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर
में सिंधु नदी की कुल लंबाई है, लेकिन भारत में यह 1114 किलोमीटर इसकी प्रवाह है। यानी कि भारत में यह नदी 1114 किलोमीटर लंबी है। कौन नदी? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं बहाव क्षेत्र। क्या देखते हैं? बहाव क्षेत्र, यानी कि सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र। तो इसके बहाव क्षेत्र जानने से पहले आप ये जानिए कि सिंधु नदी जहां से निकलती है यह मानसरोवर झील के समीप से, ठीक है। यह मानसरोवर झील के पास से 3 नदियां निकलती है। एक नदी जो देख रहे हैं आप, कौन सा नदी है? सिंधु। और दूसरा सतलज। और तीसरा एक नदी और इस साइड से ऐसा निकलती है और ऐसे बहते हुए आ जाती है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। यानी कि मानसरोवर झील से यहां से निकलने वाले, उसके पास से निकलने वाले 3 नदियां हैं, जो सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियों को पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? पूर्ववर्ती। ठीक है, यह पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां किनको कहेंगे? यानी कि जिनका उत्थान हिमालय के, यानी वैसे नदियों का उद्गम जो हिमालय के उत्थान से पहले वहां से हैं और वो अपना मार्ग परिवर्तन नहीं किए हैं। यानी कि जिन नदियों का उद्गम स्थल जहां पर है और जिस रास्ता में, जिस दिशा में वह बह रही हैं, और हिमालय पर्वत का उत्थान उसके बाद में हुआ हो, लेकिन वह हिमालय पर्वत उसके रास्ता को विचलित नहीं कर सका, बल्कि उस हिमालय पर्वत को काट करके वो नदियां अपना वही मार्ग में प्रवाहित हो रहे हैं। तो वैसे नदियों को क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदियां। देखिए यहां से जो नदी निकली, यह सिंधु नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गई, उत्तर पश्चिम की ओर। और सतलज नदी यहाँ आप देख रहे हैं इधर प्रवाहित हो गई, और ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की ओर प्रवाहित हो गया। यानी कि बीच में हिमालय पर्वत है, आप जान रहे होंगे। मैं जो नहीं पता होगा तो आप जो अगर अभी तक नहीं देखे हैं हमारे उस वीडियो को, जो मैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो यह पूरा अच्छा तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो पूर्ववर्ती नदियाँ उसको बोलते हैं जो हिमालय के उत्थान से पहले वो अपने ही मार्ग पर जहाँ बह रही थी और आज भी वहीं पर अपना प्रवाह कंटिन्यू, यानी निरंतर बनाए रखे हैं, वैसे नदियाँ को पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। तो सिंधु नदी और सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदियाँ क्या करती हैं कि गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? गहरे गार्ज का निर्माण कर देती हैं। जैसे देखिए, अगर यह हिमालय पर्वत है, यहाँ से कोई नदी पहले से बह रही है, तो यह पर्वत को काट करके और पतला संकरा खाई इस तरीका से अगर आकार का निर्माण कर दे तो यह गार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ज। और नदी पहाड़ ऊपर उठते चला गया और पहाड़ को काटते काटते नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है नीचे खाई में, ठीक है ना। तो ऐसे क्षेत्र को गार्ज बोलते हैं। तो पूर्ववर्ती नदियां जो है गार्ज का निर्माण करती हैं। समझ गया? तो सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र में ये 3 नदियों का जिक्र इसलिए यहाँ कर रहा हूं कि यह तीनों नदी जो है वह 3-3 देशों में प्रवाहित होती हैं। यह तीनों नदी जो है वह 3-3 देशों में प्रवाहित होती हैं। यानी कि बहाव क्षेत्र, सिंधु का बहाव क्षेत्र कहाँ से है? सबसे पहले चीन, फिर भारत और फिर पाकिस्तान, ठीक है। सतलज नदी यह भी चीन, भारत और पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र नदी यह चीन, भारत और बांग्लादेश। दिख रहा है? चीन, भारत और बांग्लादेश। यानी कि ये 3 नदियां जो पूर्ववर्ती नदियां हैं वो तीनों का बहाव क्षेत्र जो है 3-3 देश में है। कितने देश में है? 3-3 देश में। सिंधु नदी का चीन, भारत और पाकिस्तान। देखिए सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है चीन के तिब्बत पठार से, और यह चीन में बहाव क्षेत्र है, फिर भारत में, फिर भारत से पाकिस्तान में आ गई। फिर देखिए सतलज नदी यहाँ से निकल रही है चीन में,
फिर भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ देखिए चीन के बाद यह चीन होते हुए यहाँ भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर असम होते हुए कहाँ बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये 3 देश में इसका भी बहाव क्षेत्र है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र कितने देश में है। अब आप हेडिंग डालिए सिंधु नदी, ठीक है, यानी कि मेन हेडिंग डालिए सिंधु नदी, और यहाँ ये मानचित्र पर समझते हैं और उसको आप लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। सिंधु नदी जो है वो सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है, और इसका उद्गम जो है वह चीन में, किस देश में, तो चीन में तिब्बत के पठार में, चीन में तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील, कहाँ पर, मानसरोवर, यह मानसरोवर क्या है, झील के पास चेमा इमडुंग ग्लेशियर, चेमा इमडुंग ग्लेशियर, आप सब चीज लिखते चलेंगे। यानी कि मानसरोवर झील के पास चेमा इंगडुंग ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। अगर प्रश्न ऐसे बनो कि सिंधु नदी किस देश से निकलती है, तो चीन से। किस पठार से, तो तिब्बत के पठार से। कौन सा झील, तो मानसरोवर झील। किस ग्लेशियर से, तो चेमा इंगडुंग ग्लेशियर से। आप यहां से उद्गम समझ गए कि यह कहां से निकलती है, और इस नदी को तिब्बती भाषा में, इस नदी को, सिंधु नदी को तिब्बती भाषा में क्या बोलते हैं, सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बान। किस भाषा में बोलते हैं, तो तिब्बती भाषा में। आप इसको भी लिखेंगे कि सिंधु नदी को तिब्बती भाषा में सिंगी खम्बान बोलते हैं, जिसका मतलब होता है शेरमुख, शेरमुख, ठीक है। यानी कि सिंगी खम्बान का मतलब क्या हुआ, शेरमुख। शेरमुख या सिंगी खम्बान कहाँ बोलते हैं, चीन में तिब्बती भाषा में। समझ गए आप। चलिए फिर उसके बाद आगे लिखिए कि सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए यह भारत में लद्दाख, पहले यह जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, वहां पर दमचक नामक स्थान में अब भारत में प्रवेश कर जाती है। इस जगह को क्या बोलते हैं, दमचक नामक स्थान पर यह भारत में प्रवेश करती है, और लद्दाख श्रेणी को काटते हुए, यह जो श्रेणी है यह लद्दाख है। कौन सा श्रेणी है, लद्दाख। और यह जो है जास्कर, यह एक श्रेणी बनाया है, यह लद्दाख। आप पढ़े होंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मैं काराकोरम नहीं, यहाँ काराकोरम है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं। लेकिन लद्दाख को काट करके यह सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है दमचक के पास, तो यह लद्दाख को काट करके, यानी कि लद्दाख को काटती है, और लद्दाख और जास्कर 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में यह प्रवाहित होने लगती है। यानी कि सिंधु नदी किन पर्वत श्रेणियों को काटती है, तो लद्दाख श्रेणी को काटती है, और किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर के बहती है, तो लद्दाख और जास्कर। मैं जैसे बोल रहा हूं आप उसको उसी हुबहू लिखते जाएंगे। यानी कि लद्दाख और जास्कर के बीच से नदी प्रवाहित होते हुए पीओके वाला भाग में पहुंच जाती है। पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर वाला जो एरिया है, जो यहाँ ये वाला, यानी कि इस पर कब्जा जो है पाकिस्तान का होता है। तो इस एरिया में यह जो पीओके वाला भाग है, इस एरिया में पहुंच जाती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। और यहाँ पर गिलगिट के पास एक गार्ज का निर्माण करती है। कहाँ पर, गिलगिट के पास। आप लिखेंगे कि गिलगिट के पास एक गार्ज बनाती है। कौन सा गार्ज है, तो बुंजी गार्ज। गिलगिट के पास एक गार्ज बनाती है, बुंजी गार्ज। और फिर उसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में इसका निकास कौन सा जगह से होता है, तो चिल्लास। यह जो जगह होता है उसको चिल्लास बोलते हैं।
अब यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए यह भारत में दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है लद्दाख में, और उसके बाद यह लद्दाख श्रेणी को काट करके और लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित होने लगती है और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए यह पीओके में प्रवेश कर जाती है और चिल्लास नामक स्थान से यह निकास होकर के और पाकिस्तान में इंटर कर जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सिंधु नदी भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में पहले बहती थी, जिसको अब लद्दाख बोलते हैं, यानी कि सिर्फ लेह जिला में ही यह प्रवाहित होती है। आप लिखेंगे कि सिंधु नदी भारत में सिर्फ लेह जिला में ही प्रवाहित होती है। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं पंचनद क्या है। आप इस मानचित्र को पहले देखने की कोशिश न करें, मैं जैसे बताऊंगा उसके बाद अगर देखेंगे तो आपको समझ में अच्छा तरीका से आएगा। पंचनद क्या है, यानी कि पंचनद जो है वह सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में इसको माना जाता है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों ये पंचनद हैं। और पंचनद में कौन कौन सी नदी हैं, आइए हम इस मानचित्र पर देखते हैं। पंचनद में कुल 5 नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। कौन सी नदियां हैं पंचनद में, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां हैं जो मिल करके पंचनद का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस पंचनद में कौन कौन सी नदियां कहां से निकलती हैं, किसमें मिलती हैं, मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी मैं ये बता रहा हूं कि पंचनद में ये 5 नदियां प्रमुख हैं और ये पांचों नदियां जो हैं इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो यह पश्चिम से पूरब की तरफ या पश्चिम से पूरब, मानचित्र में देखिए, या पश्चिम से पूरब बोल सकते हैं या उत्तर से दक्षिण बोल सकते हैं। ठीक है, यह उत्तर या दक्षिण या पश्चिम या पूरब ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि पश्चिम से पूरब ये 5 नदियों का क्रम इस प्रकार है। आप क्रम इसको जरूर याद रखेंगे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसमें से चिनाब, रावी और ब्यास, यह जो 3 नदियां हैं यह हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। तो कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। ये तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। और एक झेलम जो नदी है यह जम्मू कश्मीर से। कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। और सतलज जो है, अभी मैं बताया हूँ यहाँ पर कि सतलज भी जो है वह यहीं से मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। कहाँ से, राकस ताल से। यहाँ पर मानसरोवर झील के पास ही है, जिसको बोलते हैं राकस ताल। राकस ताल या राक्षस ताल भी इसको कहते हैं। तो यह कहाँ से, तो चीन से। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेंगे। अभी मैं एक एक करके चर्चा करूंगा यहाँ पर। इसमें अगर सिंधु के सहित, ठीक है ना, ये पंचनद को मिला दें और इसके साथ इसके सबसे पश्चिम वाला भाग में मुख्य जो सिंधु नदी है, अगर सिंधु की भी बात करें, अगर सिंधु नदी, तो सिंधु नदी और ये चीन सतलज नदी, ये दोनों कहां से आते हैं, चीन से। यानी कि चीन से आने वाले 2 नदियां, ये पंचनद और अगर सिंधु नदी को मिला करके ये 6 नदियों की बात करेंगे, तो ये 6 नदियों जो हैं उसमें से 2 नदियां तो चीन से हैं, जो एकदम उत्तर की तरफ और एकदम दक्षिण की तरफ। देखिए आप, एकदम उत्तर की तरफ और एकदम दक्षिण की तरफ, उत्तर वाले सिंधु और दक्षिण वाले सतलज, ये दोनों नदियां चीन से निकलती हैं। ठीक है, एक झेलम बीच में बच जाता है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर से है, और बाकी चिनाब, रावी और ब्यास तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। आप समझ गए यहां से। और यहीं से इन्हीं 6 नदियों के बीच में विवाद हमेशा होते रहता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा विवाद जल को लेकर के होता है और एक समझौता हुआ है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक पॉइंट इसमें और देखिए, यहाँ मानचित्र में समझिए। सिंधु नदी चीन से निकलती है,
सतलज नदी चीन से निकलती है, जो यहाँ आपको ये दोनों नदियां दिख रहे हैं। उसके बाद झेलम, जम्मू कश्मीर से, देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में एक नदी निकल रही है यहाँ से, झेलम नदी, और यह पाकिस्तान में इंटर कर गई। हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां देख रहे हैं, चिनाब, रावी और ब्यास। देखिए चिनाब, रावी और ब्यास, यह नदी चिनाब, यह रावी और यह ब्यास, चिनाब, रावी और ब्यास, ये 3 नदी हिमाचल प्रदेश से। और सतलज आप यहाँ से समझ गए। तो इस प्रकार से आप कुल सिंधु समेत 6 नदियों का उद्गम आप समझ गए होंगे। चलिए अब एक एक करके चर्चा करते हैं एक एक नदी के बारे में। इस सिंधु नदी के बारे में हमने समझ लिया कि कहाँ से निकलती है और कैसे पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। अब हम बात करेंगे झेलम नदी का। कौन सी नदी का? झेलम नदी। देखिए यहां समझिए मानचित्र पर, झेलम नदी जो है वह जम्मू कश्मीर में बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में, आप लिखिए, बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से, कहां से? तो शेषनाग झील से। झेलम नदी जो है बेरी नाग के पास शेषनाग झील से निकलती है और आगे प्रवाहित होते हुए यह बुलर झील, ये जो देख रहे हैं, यह बुलर झील में मिल जाती है और फिर बुलर झील से निकल करके आगे यह कश्मीर घाटी में प्रवाहित होते हुए यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ प्रवाहित होती है। अब देख रहे हैं यहाँ, यानी कि बुलर झील के पास यहाँ मिल जाती है और बुलर झील में मिलने के बाद यह फिर से निकलती है धारा और जम्मू कश्मीर घाटी में बहते हुए यह पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर के साथ साथ सीमा रेखा बनाती है। यानी कि पाकिस्तान और भारत की सीमा के साथ प्रवाहित होते हुए यह पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और यहाँ तक यह नदी आ गया। यहाँ पर इस नदी को रोक देते हैं। अब यहाँ पर इसकी कुछ विशेषता लिखिए। आप लिखिए कि झेलम नदी बेरी नाग के समीप जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है और यहाँ से निकल करके यह नदी आगे बढ़ करके बुलर झील में मिल जाती है और पुनः बुलर झील से प्रवाहित होकर आगे कश्मीर घाटी में बहते हुए भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी की एक और विशेषता है, इसमें आप नोट करके लिखिए कि झेलम नदी जो है वह कश्मीर घाटी में जो प्रवेश करती है, तो कश्मीर घाटी एक मैदानी भाग होता है। कैसा होता है? मैदानी भाग होता है। तो मैदानी भाग में जैसे ही प्रवेश करती है इसका ढाल कम हो जाता है और ढाल कम होने से नदी विसर्पण करने लगती है, यानी कि ऐसे ऐसे विसर्पण, इसको बोलते हैं विसर्पण। यह नदी विसर्पण करने लगती है। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदियां हिमालयी क्षेत्र में ही विसर्पण करती हैं? तो कौन सी नदी है? तो झेलम नदी। झेलम ही एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालयी क्षेत्र में ही विसर्पण करती है। नहीं तो बाकी सब हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं वो सीधे तीव्र ढाल से गिरती हैं नीचे, तो पूरे सीधे प्रवाहित होती हैं। यानी विसर्पण मैदानी भाग में आने के बाद करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो यह नदी जो है कश्मीर घाटी में कम ढाल होने के कारण विसर्पण करने लगती है। तो आप इसको नोट करके लिख लेंगे। जब यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है इस नदी को यहीं पर हमने अभी रोक दिया है। उसके बाद आगे यह नदी जो है यानी झेलम नदी जो है वह किस में मिल जाती है? तो चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है उसके बारे में अभी आप लिखिए। चेनाब नदी हेडिंग डालिए और लिखिए कि चेनाब नदी जो है वह हिमाचल प्रदेश में, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा, ठीक है, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा से, बारालाचला दर्रा, ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा से चेनाब नदी जो है वह 2 जल धाराओं के रूप में निकलती है। किसमें? 2 जल धाराओं के रूप में, चंद्रा और भागा। यह 2 जल धाराओं के रूप में निकलती है और यह फिर मिल करके तब चेनाब का निर्माण करती है। ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा के पास से 2 जलधारा के रूप में चंद्रा और भागा 2 नदियां निकलती हैं और दोनों नदियां
तांडी में आपस में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिल जाती हैं? तांडी में। यानी कि चंद्रा और भागा दोनों नदियां जहां मिलती हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? तांडी। और तांडी में मिल करके यह चेनाब का निर्माण करती है और चेनाब नदी जम्मू कश्मीर होते हुए यह पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और जब पाकिस्तान में आती है तो इससे आकर के यह झेलम नदी यहाँ पर मिल जाती है। यानी कि झेलम नदी इसमें कहाँ पर मिलती है? तो झेलम और चिनाब जो है वह झंग नामक स्थान पर मिल जाती है। यह कौन सा स्थान है? तो झंग। आप सब कुछ याद रखेंगे कि झेलम और चेनाब ये दोनों नदियां आपस में कहाँ मिलती हैं। देखिए चेनाब नदी जब ऐसे ऐसे आएगी तो यहाँ आने के बाद इससे झेलम आकर के यहाँ पर मिल जा रही है। इस जगह को झंग या झुंग बोलते हैं। यहाँ पर चेनाब और झेलम नदी का मिलाप हो जाता है और आगे चल करके यह नदी चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी कि झेलम के यहाँ अस्तित्व खत्म हो गया और आगे आगे इसका नाम चेनाब नदी रहेगा। चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इस चेनाब नदी को चंद्रभागा भी बोलते हैं। चेनाब को क्या बोलते हैं? चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी क्यों बोलते हैं? अब आप समझ गए, क्योंकि चंद्रा और भागा दो धारा के रूप में निकलते हैं इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट स्टडी ना लिए। रावी। कौन सी नदी? रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के बारे में आप लिखिए कि रावी नदी का उद्गम जो है वह हिमाचल प्रदेश से ही, कहां से? देखिए हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से तीन नदियां निकलती हैं जो भी हमने पहले बताया है आपको। तो हिमाचल प्रदेश से रावी नदी रोहतांग दर्रे के पश्चिमी भाग से, रोहतांग दर्रा यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो लाल कलर से मैं बनाया हूँ रोहतांग दर्रा बनाया हूँ, तो रोहतांग दर्रा के पश्चिमी भाग से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? रावी नदी। और यह पाकिस्तान में आकर के चेनाब नदी से मिल जाती है। ये भी चेनाब नदी से कहाँ पर मिलती है? आप ऐसे लिखिए कि रावी नदी जो है वह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पश्चिमी भाग से निकल करके और पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान में आकर के यह चेनाब से ही मिल जाती है। किससे मिल जाती है? चेनाब से। सारे नदियों के मिलन चेनाब में ही होगा। यहाँ चेनाब से यह रावी नदी मिल जाती है। ठीक है, तो यह चेनाब से जहां पर यह नदी मिलती है, कौन नदी? रावी नदी। इस जगह को बोलते हैं सराय सिंध। कौन सा जगह बोलते हैं? सराय सिंध बोलते हैं। दिख रहा है आपको? इस जगह को सराय सिंध कहते हैं। यानी कि रावी और चेनाब जिस जगह पर मिलते हैं पाकिस्तान में उस जगह को सराय सिंध कहते हैं। चलिए, और इसमें एक चीज और एक पॉइंट लिखिए कि रावी जो है वह पंच नद की सबसे छोटी नदी है। रावी नदी जो है वह पंच नद की सबसे छोटी नदी है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट डालिए। ब्यास। कौन सी नदी? ब्यास नदी। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रा से ही, यानी हिमाचल प्रदेश से ही, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ही, यानी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से। ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश में, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप में ही ब्यास कुंड से यह निकलती है और पंजाब में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और जब पंजाब में यह प्रवेश करती है तो पंजाब में आगे आकर के यह सतलज नदी में मिल जाती है। यानी कि ब्यास नदी का उद्गम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? तो वही रोहतांग दर्रे के समीप में ब्यास कुंड से। और यह जब पंजाब में आती है तो आगे आकर के पंजाब में आकर के यह सतलज नदी, जो सतलज नदी यहाँ से निकल करके आती है मानसरोवर झील के समीप से, उसमें आकर के पंजाब में ही यह नदी मिल जाती है। और पंजाब में यह नदी जहाँ पर मिलती है इस जगह को क्या बोलते हैं? हरिके। यानी हरिके नामक स्थान पर पंजाब में यह नदी मिलती है सतलज से। ब्यास नदी जो है वह सतलज नदी से पंजाब में हरिके नामक स्थान पर मिल जाती है। और इसी हरिके नामक स्थान पर ही हरिके बैराज बनाया गया है। क्या बनाया गया है?
हरिके बैराज। बैराज आप जानते होंगे, जहाँ पर पानी को रोक करके उस पानी का जो भी हमको ज़रूरत होगा, बैराज का पानी जिधर मोड़ना होगा, जिधर नहर निकालना होगा, उस हिसाब से जब पानी खोलना होगा पानी खोल दिया जाएगा, जब पानी रोकना होगा रोक दिया जाएगा। उस बैराज बना करके उस पानी को एकत्रित किया जाता है। तो हरिके नामक जगह पर ही एक बैराज बनाया गया है जो हरिके बैराज है, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। कौन सी नहर निकाला गया है? तो इंदिरा गांधी नहर। यह इंदिरा गांधी नहर जो है वह भारत की सबसे लंबी नहर है, जो पंजाब से लेकर के राजस्थान तक सिंचाई के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। यानी कि भारत में यहाँ पंजाब के हरिके नामक स्थान है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर जो बनाया गया है वह पंजाब से राजस्थान तक के लिए सिंचाई के उद्देश्य से इस नहर को बनाया गया है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। तो आप ब्यास नदी के बारे में समझ गए होंगे। अगला पॉइंट डालिए, सतलज नदी। देखिए, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो यही चीन में तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के समीप राकस ताल। देखिए यहाँ पर राकस ताल मतलब कि राक्षस ताल, इसको बोलते हैं, राक्षस ताल भी बोलते हैं। राकस ताल से एक नदी निकलती है जिसे चीन में तिब्बती भाषा में लागचेन खंबाब कहा जाता है। यहाँ से जो नदी यानी कि इस राकस ताल से मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से जो नदी निकलती है जिसको सतलज नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? सतलज नदी। इसे तिब्बती भाषा में लागचेन खंबाब कहा जाता है। लागचेन खंबाब कौन सी नदी को कहा जाता है? तो सतलज नदी को। या सतलज नदी को तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? तो लागचेन खंबाब कहा जाता है। और यह नदी जो है वह सिंधु के समानांतर ही कुछ दूर तक बहती है। कुछ दूर तक यह नदी सिंधु की समानांतर ही बहती है उत्तर पश्चिम की तरफ। ठीक है, फिर यह दक्षिण की तरफ मुड़ करके और यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है भारत में। यानी कि चीन में जब यह नदी का उद्गम होता है तो सिंधु नदी के समांतर, देख रहे हैं सिंधु नदी ऐसे बह रही है, ये भी ऐसे बह रही है। यानी कि सिंधु नदी के समांतर यह नदी उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। उत्तर पश्चिम समझते हैं आप, यह उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, तो उत्तर पश्चिम इस दिशा में, तो उत्तर पश्चिम इधर यह प्रवाहित हो रही है। फिर आगे चल करके यह नदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इधर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश कर जाती है। जब यह नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर इंटर करती है? तो रोपड़ के पास। ठीक है, इस जगह को रोपड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोपड़। रोपड़ के पास हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और हिमालय को काट कर महाखंड का निर्माण करती है यहाँ पर। ठीक है, और महाखंड का निर्माण करती है और यह हिमाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है और हिमाचल प्रदेश से बहते हुए यह पंजाब में प्रवेश करती है। देखिए यहाँ पर, और पंजाब में आने के बाद इसमें एक नदी जो ब्यास नदी आकर के यहाँ मिलती है और ब्यास नदी के जल को लेकर के और यह सतलज के नाम से ही यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है यहाँ पर। यानी कि पाकिस्तान में यह नदी आकर के और किस में मिल जाती है? तो चेनाब नदी में। जो चेनाब नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है, देख रहे हैं, यह चेनाब नदी है। इसी चेनाब नदी में आकर के यहाँ पाकिस्तान में मिल जाती है। इस जगह को बहावलपुर कहते हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं? बहावलपुर। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि चीन से जो यह नदी निकलती है सतलज नदी, वह भारत में रोपड़ के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हिमालय को काट करके यहाँ पर गहरे महाखंड का
निर्माण करती है। और उसके बाद यह नदी बहते हुए पंजाब में प्रवेश करती है, जहां पर इससे आकर के ब्यास नदी मिल जाती है और फिर यह पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और पाकिस्तान में आकर के यह बहावलपुर के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर चेनाब नदी में मिलने के बाद ये सारे पांचों नदी, अब देख रहे हैं यहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन पांचों नदियों का जल यहाँ पर जो है एक धारा के रूप में हो जाती हैं। पांचों नदियों की जल जो है वह एक धारा के रूप में हो जाती हैं और उसी एक जलधारा को पंचनद कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंचनद कहते हैं। यानी कि यहाँ से जो एक जलधारा दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए, यहाँ से एक जलधारा बन गया और इस एक जलधारा को पंचनद कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पंचनद, इसी को कहते हैं। तो आप यहां तक समझ गए कि पंचनद कैसे बना। यानी कि इस पंजाब वाले मैदान में, यानी कि पंजाब के मैदानी भाग में, आप देख रहे हो कि पंजाब सिर्फ यहाँ है, सिर्फ यही पंजाब नहीं है, पंजाब का अधिकतर भाग पाकिस्तान में भी चला गया है। ठीक है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है तो पंजाब का, यानी कि पाकिस्तान में भी पंजाब है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में और पूर्वी पंजाब भारत में। तो ये पंजाब में बहने वाली जो पंचनद है, यानी कि पांचों नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, और वो आपस में मिल करके जो पंचनद का निर्माण करती हैं। और इस पंचनद नदी का पानी जो है वह मिठानकोट में आकर के सिंधु में मिल जाती है। यानी कि पंचनद का पानी, पंचनद का जल जो है वह सिंधु नदी में कहाँ मिलती है? तो मिठानकोट। कौन सी जगह है? देखिए, मिठानकोट में, पाकिस्तान में ही एक मिठानकोट जगह है और इस मिठानकोट में सिंधु नदी के साथ इन पंच नदियों का पानी मिल जाते हैं। और उसके बाद यह सिंधु नदी जो है वह आगे बढ़ते हुए अपना सारा जल को लेकर के, जितने भी इसके सहायक नदियों का जल है, और वह कराची के पूरब में आकर के अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। कहाँ पर? अरब सागर में। इधर अरब सागर है ना, यानी कि अरब सागर में अपना पानी गिराती है। तो यहाँ से आप पंचनद के बारे में समझ गए होंगे। पंचनद का उद्गम और वो कौन सी नदी कहाँ पर मिलती हैं, आप इसको एक चार्ट के रूप में जरूर बना लेंगे। जैसे कि आप इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे दो नदी झेलम और चिनाब, यानी कि चिनाब और झेलम, या कहाँ मिलते हैं? तो झुंग में, या झंग या झुंग। फिर देखिए चेनाब और रावी, यानी कि चेनाब और रावी, या कहाँ मिलते हैं? अभी हम बता दिए कि चेनाब और रावी जो है वो कहाँ पर मिलते हैं। फिर ब्यास और सतलज कहाँ पर मिलते हैं? फिर सतलज और चेनाब कहाँ पर मिलते हैं? और चेनाब और सिंधु आपस में कहाँ पर मिलते हैं। तो आप ऐसे एक चार्ट बना लेंगे और उसके बाद आप सभी को लिख लेंगे, तो आपको याद करने में आसान होगा। आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ, यानी सिंधु नदी तंत्र की, यानी कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हम बात करेंगे। जो बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियाँ, देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब देख रहे होंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसके बाएं किनारे पर आकर के मिल रहे हैं। जब नदी इस दिशा में बह रही है जिसके सभी बाएं तट पर आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जास्कर, सियांग और सिगार, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं जो बाएं तट पर ही आकर के मिलते हैं। देखिए जास्कर श्रेणी यहाँ है, यहाँ से नदी निकलती है और जाकर के इसमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से इसके बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां प्रमुख रूप से आप इसको याद रख लेंगे कि कौन सी नदी किस तट पर मिलती हैं। तो बाएं किनारे मिलने वाली नदियां ये हो गए, और दाएं किनारे मिलने वाली नदियां, देखिए दाहिने तट पर मिलने वाली नदियों में से अधिकतर नदियां जो हैं उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आकर के उसमें मिलती हैं। तो सियोक और गिलगिट, यह जो नदियां हैं यह भारत में ही मिलती हैं। कहाँ पर? तो भारत में। यहाँ देखिए सिंधु नदी की सहायक नदी सियोक नदी जो है यहाँ
लद्दाख वाले एरिया में ही यहाँ से आती है, और जिसकी एक सहायक नदी गलवान नदी इसकी भी सहायक नदी है, यानी कि सियोक की एक नदी है गलवान, यानी कि सियोक की ही एक सहायक नदी गलवान जो है यहीं पर हमेशा विवाद आता है, उसी गलवान घाटी में। जो गलवान नदी है उसी घाटी में ही भारत और चीन के बीच में, सेना के बीच में कुछ विवाद आजकल फिलहाल में जो आया था, तो यही गलवान वाले घाटी में, यानी कि इसकी सहायक नदी जो है सियोक। और उसके बाद गिलगिट, यहाँ एक नदी गिलगिट भी आती है जो इसमें आकर के मिल जाती है दाहिने तट पर, यानी कि ये सभी इसके दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है। उसके बाद काबुल, कूरम और गोमल, यानी काबुल एक नदी, देखिए इसको मैं साफ कर देता हूं। एक नदी इधर पाकिस्तान में आकर के मिलती है, इसको बोलते हैं काबुल। ठीक है। फिर उसके बाद एक नदी और आकर मिलती है जिसको बोलते हैं कूरम, और एक नदी और आकर के मिलती है जिसको बोलते हैं गोमल। यानी कि काबुल, कूरम और गोमल, यह जो नदियां होती हैं यह पाकिस्तान में आकर के दाहिने साइड से मिलती हैं। कहां पर? पाकिस्तान में आकर के इससे दाहिने किनारे पर मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी सहायक नदियों के बारे में आप अच्छे से नोट करके उसको याद कर लेंगे कि कौन सी नदी किस किनारे पर मिलती है। तो चलिए, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा, और इसके आगे मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके साथ कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ जल समझौता हुआ था, जो आज विवाद हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच जल को लेकर के, सिंधु नदी के जल को लेकर के होते रहता है। तो इसके विवाद को कैसे सुलझाया गया है, तो इस पर हम विशेष रूप से आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।